सो लास्ट क्लास में हम लोग वेस्पर्स थ्योरी स्टार्ट कर रहे थे और वेस्पर्स थ्योरी में कुछ पॉइंट्स देखा था हम लोगों ने, उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सो वेस्पर्स थ्योरी से पहले हम लोगों ने देखा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट के बारे में भी देखा। So from the dipole moment we got to know that there must be certain structures and geometry in which those molecules exist, and that's why if dipole is coming for a given molecule, that molecule is a polar molecule. Otherwise अगर dipole नहीं है उस molecule में तो that will be a non-polar molecule, right? So the valence shell electron pair repulsion theory states some postulates, right? And these postulates are that the shape of a molecule depends on the number of the valence shell electron pairs, both bonded and non-bonded, around the central atom. ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम का ही रोल है, ठीक है, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा शेप. The pairs of electron in the valence shell repel one another since their electron cloud is negatively charged. So ultimately हमें ये पता चला कि बाद में these all bonds and lone pairs are made up of electrons, so they must be present in such a arrangement that their repulsion should be minimum, right? So these pair of electrons tend to occupy such position in space that minimize repulsion and maximize the distance between them. And also the valence shell is taken as a sphere with electron pairs localizing on the spherical surface at a maximum distance from one another. ठीक है, तो थ्री डायमेंशन को जो हम लोग माना था वो हमारा एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग उसको माने तो हम इसको स्फेरिकल अरेंजमेंट में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन दोज स्फेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ दोज स्फेयर्स. ठीक है, the multiple bond is treated if it is a single electron, right? Or two or three electrons pairs of a multiple bond is treated as single electrons, ये भी हम लोगों ने देखा. And where two or more resonance structures can represent a molecule, Vespers model is applicable there. ठीक है, तो Vespers model is also applicable for all resonating structures, right? So on the basis of the different molecules we know what will be the structure. So जैसे कि BeCl2 आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है आपको 180 डिग्री है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल. Alright, so the bond angles will be the angle between the bonds, right? So this is first one is linear structure. इसमें bond angle is 180 degree, right? एग्जाम्पल BeCl2 का ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा. फिर BF3 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 120 डिग्री और इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, तो ये BF3 का स्ट्रक्चर है. फिर जब हम लोग CH4 देखेंगे तो इसमें बॉन्ड एंगल आएगा 109.5 डिग्री और इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ठीक है, फिर PCl5 का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस विच इज मेंशन्ड हियर. इसमें जो है दो दो तरीके के बॉन्ड एंगल हमें मिलेंगे, एक 90 डिग्री मिलेगा और 120 डिग्री मिलेगा. सो अल्टीमेटली अगर हम लोग ये देखें कि इसका एग्जिस्टेंस कैसा है इस मॉलिक्यूल में तो हमें ये पता चलेगा कि जो तीन बॉन्ड्स हैं दे लाई इन द सेम प्लेन. सो दीज थ्री बॉन्ड्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन. ये जो तीनों एटम है, because as we discussed earlier कि तीन पॉइंट्स हम लोग जो है एक प्लेन बना सकते हैं. So ultimately this is belonging to the plane which is perpendicular to your screen. ठीक है, आपकी स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है ये प्लेन. ठीक है, और एक ऊपर की तरफ बॉन्ड जा रहा है और एक नीचे की तरफ बॉन्ड जा रहा है. सो ये जो बॉन्ड इसका जो स्ट्रक्चर है स्केलेटन है वो स्केलेटन कुछ ऐसा दिखेगा. और इसका जो ज्योमेट्री है दैट ज्योमेट्री इज नोन एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है,
सो आप ये देख सकते हो कि हम लोग जो है यहाँ से ट्रायंगुलर बेस है और हम लोग यहाँ से जो है पिरामिड ड्रॉ कर सकते हैं, दो पिरामिड, एक ऊपर के साइड में और एक नीचे की साइड में। तो आपका एक ये पिरामिड हो गया। सो इट इज अ पिरामिड हैविंग अ ट्रायंगुलर बेस। तो आप इसको ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल भी बोल सकते हो और ट्रायंगुलर बेस बाइपिरामिडल भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक पिरामिड आपको नीचे बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सो एक ऊपर पिरामिड, एक नीचे पिरामिड, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। So according to Vesper's theory, if you are talking about the repulsion between the electrons, the valence shell electrons in fact, और वो चाहे shared pair हो electrons हो या non shared pair electrons हो, that is lone pair, इनके बीच में repulsion होगा। So that repulsion must follow certain orders on the basis of their repulsions. Alright, so the repulsion order which is normally is given is lone pair के बीच में maximum repulsion होगा, because lone pair will exist much closer to the nucleus, right? Because it is attracted by only one nucleus। जो shared pair electrons होंगे वो दो nucleus से attract कर रहे होंगे, एक central atom और एक surrounding atom, ठीक है। सो लोन पेयर का रिपल्शन मैक्सिमम होना चाहिए, फिर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होना चाहिए, फिर देन जा करके आपका बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा। इसमें भी बॉन्ड पेयर के रिपल्शन में हम लोग ये देख सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड के बीच का जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा in comparison to multiple bond single bond and single bond। तो ये रिपल्शन का जो है हमारे पास ऑर्डर है। According to that order we can predict what will be the bond angles of some molecule। Alright, वो करते हैं, देखिए कैसे होगा। So यहाँ पे जैसे कुछ अरेंजमेंट्स है, राइट, और ये अरेंजमेंट्स इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट। जैसे कि अगर हमारे पास BeCl2 स्ट्रक्चर है तो BeCl2 के स्ट्रक्चर्स में द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी 2 और इसका जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी लीनियर, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। सिमिलरली BF3 का आप लोग जैसे देख सकते हो ट्रायगोनल प्लेनर है, राइट। फिर टेट्राहेड्रल है जो हम अभी CH4 के बारे में बात कर रहे थे। फिर PCl5 के बारे में जो बात कर रहे थे दैट इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बेस से हम लोग दो पिरामिड बना सकते हैं। फिर सिमिलरली अगर हम लोग SF6 का देखते हैं तो दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल, और अदरवाइज वी कैन ऑल्सो से इट एज कि ये स्क्वायर बेस बाइपिरामिडल है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है स्क्वायर बेस बाइपिरामिड SBB भी बोल सकते हैं, ठीक है, या इसको सिंपली एक टर्म में ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं। सो नॉर्मली यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा दिखेगा कि आपके पास एक स्क्वायर बेस का पिरामिड है, ऊपर की डायरेक्शन में बना सकते हैं, नीचे की डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो इनमें जो जितने भी बॉन्ड एंगल्स हैं दोज बॉन्ड एंगल्स विल बी इक्वल विच इज 90 डिग्री, जो कि केस हमारे पास जो है PCl5 में नहीं आ रहा है। PCl5 में जो है हमारे पास बॉन्ड एंगल्स है वो डिफरेंट है विच इज 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। हम इसके फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे जब वंस वी विल बी स्टडिंग अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तब हम लोग जाकर के पढ़ेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ होगा, फिर ये कैसे बनता है ये सब बॉन्ड्स। अभी तो हम लोग बस ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट ही ये सब बातें कर पा रहे हैं, ठीक है। सो जैसे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग, आता हूँ मैं इस टेबल पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वेस्पर्स थ्योरी लगाऊं और इसमें बॉन्ड एंगल में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो जैसे CH4 हो गया, NH3 हो गया और H2O हो गया। So you may see here कि in CH4 we have 4 bonds, right? और ये चारों बॉन्ड आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ओके, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। सिमिलरली अगर NH3 देखें तो NH3 में 3 बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है, right? So instead of a bond a shared pair of electrons we have a non-shared pair of electrons। Similarly H2O में भी यही केस है कि इसमें दो लोन पेयर आ गए और दो बॉन्ड्स हैं। सो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होने वाला है वो सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा आपका H2O में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर
is more than bond pair, right? So because of this repulsion the bond angle is going to decrease, ठीक है, ये shrink करेगा ये वाला bond angle because of their repulsion. तो इन दोनों ये दोनों जो रिपल करेंगे इस रिपल्शन की वजह से इन बॉन्ड्स में जो है वो श्रिंकिंग आएगी, और जो हमारा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देखा गया है वो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये इनका वैल्यूज है, ठीक है. सो CH4 में जो हमारा बॉन्ड एंगल है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट. फिर NH3 में जो है वो 107 डिग्री 48 मिनट्स है, और H2O में जो है वो 104 डिग्री 5 मिनट्स, 104.5 डिग्री, राइट. सो ये है इसका बॉन्ड एंगल. सो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन है वो आपका H2O में है. H2 विल हैव अ मैक्सिमम रिपल्शन, राइट. किसका है ये रिपल्शन? ऑफ लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है. ये तो बात होगी कि बॉन्ड एंगल्स का ये एक तरीके से एप्लीकेशन है, और भी एप्लीकेशन है हमारे पास, उसको भी देखेंगे. लेकिन पहले जो हम लोगों ने एक टेबल ऊपर में छोड़ा वो देख लेते हैं. इस टेबल में जो है वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द molecule, and on that basis we are classifying it on the basis of the type of structure, ठीक है. जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास AB2E है, where E is representing lone pair, okay. E is representing lone pair, right. एंगल समन्वय एंगल याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है. आप धीरे धीरे जो है आपको याद हो जाएगा अल्टीमेटली, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना, ठीक है. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी. अब बस एप्लीकेशन देख रहे हैं हम. ऑर्डर के बारे में अगर बात करें तो ऑर्डर सिर्फ बोल देंगे तो हो जाएगा काम. बॉन्ड एंगल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर का या फिर ऐसा कहें कि आपको जो ज्योमेट्री है वो याद रखनी पड़ेगी, वो VBT में आएगा, वो मैं बता दूंगा जहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है. सो जैसे हम लोग फर्स्ट अरेंजमेंट देखते हैं, अगर AB2E टाइप स्ट्रक्चर है तो AB2E टाइप स्ट्रक्चर का मतलब E इज लोन पेयर, ठीक है. एक लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है. सो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज 2, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज 1. इसका जो अरेंजमेंट होगा वो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, राइट. where A and B will be connected, और A के पास जो है वो लोन पेयर है. The shape of this molecule will be bent, ठीक है. इसको बेंट बोलेंगे क्योंकि इसमें जो है कुछ एंगल आएगा, राइट. और ये जो एग्जांपल है इसके लिए हम SO2 देख सकते हैं. दिस इज SO2 एंड O3, ठीक है. अब जैसे SO2 का स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो SO2 में सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर बनाते हैं ना, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं. ओजोन का हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी देखा है. ओजोन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे एक पॉजिटिव, और इसके साथ ही एक लोन पेयर भी होगा इसमें, ठीक है. और साथ में इधर भी लोन पेयर होगा. हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं अल्टीमेटली, हम तो जाकर के जो शेप है इसका वो बेंट आएगा, राइट. फिर अगर हम कुछ ऐसा मॉलिक्यूल का शेप देखें कि AB3E जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है, तो सिमिलरली वैसे ही स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, और इसका जो शेप होगा दैट शेप विल बी ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है. तो जो NH3 का जो शेप है हमारा वो ट्रायगोनल पिरामिडल है, राइट. दिस इज NH3 का एग्जांपल जैसा हमारे पास था. तो यहाँ पे आपको शेप भी बना हुआ, देखो NH3 का जो है आपको शेप भी बना करके दिया है विच इज पिरामिडल शेप. अब यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग जो है ट्रायगोनल बेस का या फिर ट्रायंगुलर बेस का एक पिरामिड बना सकते हैं, है ना. ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है, राइट. सो द नेम इज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक लाइक, राइट. फिर जैसे अगर मान लेते हैं कोई एक और अरेंजमेंट लें हम लोग, AB4E जिसमें देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, तो इसका जो शेप हो जाएगा आपका वो सीशॉ शेप का हो जाएगा, वेयर SF4 जो है एक एग्जांपल है इसमें. और इसमें जो SF4 का एग्जांपल है उसमें आप ये देख सकते हो कि आपका जो लोन पेयर है वो लोन पेयर इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, और बाकी के जो दो ऊपर बॉन्ड है और एक नीचे बॉन्ड है, ठीक है. फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे आपका AB3
E2 हो गया, मान लीजिए कि अगर 2 लोन पेयर आ गया एक लोन पेयर के बजाय, सो वी हैव 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, सो दीज 2 लोन पेयर्स इज ऑक्यूपाइंग दिस प्लानर स्ट्रक्चर, ठीक है। और सुप्रति का क्वेश्चन है कि सर इज बेंट शेप इन इज 2D? यस इट इज इन 2 डायमेंशन, यस बेंट शेप इज इन 2 डायमेंशन, ठीक है। 3 डायमेंशन का कहाँ आ जाएगा आपका? 3 डायमेंशन का आपका यहाँ पे आ गया, ट्रायगोनल पिरामिडल में आ गया, ठीक है। और जैसे आप अगर AB2E2 ले रहे हो जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आ रहा है, सो दैट इज लाइक H2O इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी बेंट स्ट्रक्चर जो है आपका प्लेनर आएगा। सीसो जो है आपका वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने बोला 3 बॉन्ड्स जो है आपके प्लेन में रहेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन, और एक ऊपर बॉन्ड और एक नीचे बॉन्ड, राइट। सिमिलरली अगर आप AB3E2 टाइप स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हो तो दिस विल ऑल्सो बी प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि आप एक प्लेन में जो है इसको पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को रख सकते हो, जो कि ये B और ये B से गुजर रहा होगा, ठीक है। ये आपका प्लेन है इसमें, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो प्लेनर। दिस इज कॉल्ड एज, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग बता रहे थे, दिस इज सीसॉ। SF4 स्ट्रक्चर जो ऐसे रहेगा, अगर 2 लोन पेयर आ गया तो वो 2 लोन पेयर भी जो है आपका एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज टी शेप, क्योंकि आपको यहाँ पे टी बनता हुआ नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज टी शेप। ClF3 इसका एक एग्जांपल है, ClF3 के स्ट्रक्चर इसमें इज टी शेप स्ट्रक्चर। फिर अगर आपका स्ट्रक्चर आ जाता है AB6 टाइप, जहाँ पे आपका लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर अगर नहीं होगा तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं विच इज SF6 टाइप, लेकिन अगर एक लोन पेयर आता है तो वो लोन पेयर जो है हमें कहीं कहीं पे भी रख सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक जगह जो है वो स्पेसिफाई कर दें, ठीक है। तो अगर एक लोन पेयर है तो आप कहीं भी नीचे भी रख सकते हो और इन जगहों पे भी रख सकते हो। फिर अगर हम लोग AB4E2 टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जहाँ पे आपका 2 लोन पेयर है, तो वी वुड मेक श्योर दैट दोज लोन पेयर्स मस्ट बी सेपरेटेड विद अ मैक्सिमम डिस्टेंस विच इज़ 180 डिग्री, तो उनको जो है हम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में जो है वो रखेंगे। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी स्क्वायर प्लेनर, और इसके ऊपर वाला जो शेप था दैट वाज स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि आप एक पिरामिड बना सकते हो। नॉर्मली शेप के लिए जो है हम लोग लोन पेयर्स का कंसिडरेशन नहीं करते, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा H2O में हम लोग जो है ये लोन पेयर्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये ध्यान दो कि हमारे पास जो बेसिक स्केलेटन है, वो बेसिक स्केलेटन इन दोनों का सेम है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर टेट्राहेड्रल, राइट। सो दैट इज द स्केलेटन ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन जो उनका शेप है दैट शेप इज डिफरेंट, राइट। तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होता है कि ऑल ह्यूमन बॉडी हैव सेम स्केलेटन, बट देयर शेप डिफरेंस डिपेंडिंग ऑन देयर मेनी थिंग्स, मतलब डाइट वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। कोई मोटा है, कोई पतला है, एसेट्रा एसेट्रा, राइट। सो ऑन दैट बेसिस हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स के लिए भी 2 चीज़ें डिफाइन करते हैं। एक चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं जियोमेट्री, ठीक है, और एक चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं शेप, राइट। सो ज्योमेट्री का मतलब है स्केलेटन, ठीक है। वो किस कैटेगरीज में आता है या किस कैटेगरीज ऑफ शेप में आएगा वो, ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली अगर हम लोग बोले कि किस विच कैटेगरीज ऑफ स्केलेटन इट विल कम, सो दीज टू केम अंडर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन शेप जो है दैट शेप इज डिफाइंड फॉर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये हम लोग मॉलिक्यूल के लिए बोलेंगे, शेप इज डिफाइंड फॉर मॉलिक्यूल, ठीक है। स्केलेटन के लिए अगर बोलना है तो कैटेगरी वाइज जो हम लोग स्केलेटन में आएंगे, ज्योमेट्री उसके लिए बोलेंगे, ठीक है। अब लेटर ऑन जाकर के हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। कुछ देर रुक जाओ, मैं अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उसमें मैं बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। तो ज्योमेट्री जो है हम लोग डिफाइन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड फॉर hybridization. Alright.
सो जैसा कि मैंने यहाँ पे ये जो स्क्वायर हम लोगों ने बनाया है रेड कलर का, रेड कलर वाला, ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर में जो है हाइब्रिडाइजेशन विल बी सेम फॉर दिस मॉलिक्यूल। सो NH3 हो जाए, H2 हो जाए, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट CH4 भी हो जाए, तो ये CH4 और H2 और NH3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है, विच द हाइब्रिडाइजेशन विल बी सेम, एंड दैट्स व्हाई देयर ज्योमेट्री इज सेम, विच इज टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऊपर भी हम लोगों ने देखा था कि जिसका जो जैसे CH4 का स्ट्रक्चर है, दैट इज टेट्राहेड्रल, राइट। सो द ज्योमेट्री इज सेम, बट द शेप इज गोइंग टू बी डिफरेंट, बिकॉज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो CH4 का जो शेप होगा दैट विल बी टेट्राहेड्रल, CH4 का जो ज्योमेट्री होगा दैट विल बी टेट्राहेड्रल। ठीक है, फिर अगर हम लोग NH3 के बारे में बोलेंगे, NH3 का जो ज्योमेट्री होगा दैट विल बी टेट्राहेड्रल, NH3 का जो शेप होगा दैट विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। समझ में आ रहा है ये डिफरेंस क्या बोल रहा हूं मैं? सिमिलरली H2O का ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल, लेकिन H2O का अगर शेप बोलेंगे तो द शेप विल बी बेंट। ठीक है, तो शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, राइट। शेप में हम लोग बॉन्ड पेयर्स को कंसीडर करके वो जैसा शेप का दिख रहा है उस हिसाब से हम लोग बोल दे रहे हैं। जैसे कि अगर जैसे हम ट्राइगोनल पिरामिडल बोले तो हमने यहाँ लोन पेयर कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, हमारे पिरामिड का जो टिप है वो टिप हमारा सेंट्रल एटम है, ये ए वाला। सिमिलरली बेंट में भी हम लोगों ने सिर्फ BAB को कंसिडर किया है, क्योंकि ये एक विक्ट्री शेप का दिख रहा है, इसीलिए इसको बेंट बोल रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप जैसे नीचे आ जाओ, नीचे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो आपका दो मॉलिक्यूल्स है, सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे बिलोंग टू सेम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बट सिंस द मॉलिक्यूल्स विल बी डिफरेंट द शेप विल बी डिफरेंट। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग इस चीज के लिए PCl5 का भी एग्जांपल ले सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ लिया था। ठीक है, ये PCl5 भी इट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द सेम हाइब्रिडाइजेशन। सो PCl5 के लिए बोलेंगे कि ज्योमेट्री क्या है PCl5 का, तो PCl5 का ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका शेप क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं SF4 में, SF4 में हम लोग अगर बोलेंगे कि SF4 का भाई ज्योमेट्री क्या है, तो जो ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन SF4 का शेप क्या है, तो शेप इज सीसॉ। ठीक है, शेप जो है आपका मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, राइट, और ज्योमेट्री आपका हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली ClF3 में अगर बोलेंगे तो ClF3 का ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप हो जाएगा टी शेप। ठीक है, सिमिलरली अगर आप नीचे देखो, इन दोनों टाइप में आ जाओ, ये दोनों टाइप, तो इन दोनों टाइप्स में भी इनका जो ज्योमेट्री है दैट ज्योमेट्री इज सेम, दे ऑल बिलोंग टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ये जो है हमारा SF6 के लिए भी आ रहा था, ये ऑक्टाहेड्रल। तो SF6 का ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, शेप भी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जैसे ही हम नीचे आते हैं BRF5 का ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, शेप पिरामिडल। XeF4 का ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो इस तरीके से है जो हम डिस्टिंक्शन बना सकते हैं बिटवीन ज्योमेट्री एंड द शेप, राइट। अब देखो आते हैं इसमें बॉन्ड एंगल्स में कि कैसे बॉन्ड एंगल्स वेरी करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे तो हम लोगों ने लोन पेयर्स का देखा था, लोन पेयर्स का क्या इफेक्ट आता है, तो जितना ज़्यादा लोन पेयर्स था उतना ज़्यादा रिपल्शन बढ़ता जा रहा था। अगर लोन पेयर सेम है एंड वी आर चेंजिंग द सराउंडिंग एटम्स, लाइक कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मैंने फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है, तो इन दोनों में हम लोग कैसे देखेंगे इसका क्या बोलते हैं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, वो देखिए कैसे देखते हैं। अब ओके, सो नेहा का एक क्वेश्चन है, आप लोग इस बारे में सोचिए, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। नेहा ने अभी पूछा है कि सो सर कंपाउंड्स हैव सेम स्केलेटन, हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, इज देयर एनी एक्सेप्शन? नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर आप इसको उल्टा करके बोलो तो ज़्यादा बेटर है कि अगर एक कंपाउंड, अगर मॉलिक्यूल है सेम हाइब्रिडाइजेशन का होगा तो उनमें सेम स्केलेटन होगा, ठीक है, बट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो ज्योमेट्री सेम होगा, ठीक है, shape will change depending on the number of lone pairs and bond pairs. Alright, so हाँ हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड एंगल पे, है ना।
तो बॉन्ड एंगल पे अगर हम लोग देखें कि चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है आपका जो है सराउंडिंग एटम है वो। तो सराउंडिंग एटम है मेरे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है। अब इनमें मैं अगर मैं सोच रहा था कि भाई क्या करें, इन दोनों में क्या चेंज आया है, तो देखिए अब इनमें बात करें तो लोन पेयर तो सेम है, रिपल्शन भी उतना ही लगेगा दोनों में, तो लोन पेयर की वजह से तो कोई चेंज आया नहीं। आया जो चेंज है वो बॉन्ड पेयर की वजह से आया है कि बॉन्ड के फीचर्स में कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के चक्कर में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मैंने सोचा तो मुझे ये देखा कि इसमें जो है आपका अगर सिंगल बॉन्ड है या फिर कोई कोवलेंट बॉन्ड है, उसका नेचर कब चेंज होगा, उसका नेचर तब चेंज होगा जब उसमें पोलैरिटी आती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं CCl ले लिया, ये Cl बॉन्ड ले लिया, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड, और एक जगह मैंने ले लिया हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड। तो Cl क्लोरीन जो है बॉन्ड वो डिफरेंटली क्यों बिहेव करता है HCl बॉन्ड से, बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी, राइट। HCl जो है एक एसिड है लेकिन Cl2 आपका एसिड नहीं है, फाइन। तो ये इसी थॉट में जो है मुझे ये दिखाई दिया कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होंगे या ऑक्सीजन के साइड ज़्यादा होंगे शिफ्टेड, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम लोग ऑक्सीजन फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यही इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम सोचें कि रिपल्शन मैक्सिमम कहाँ होगा, अगर डिस्टेंस कम है तब या जब डिस्टेंस ज़्यादा है तब, ठीक है। सो अगर आप डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस के बेसिस पे अगर आप डिस्टेंस के बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे H2O में आपका जो है वो ज़्यादा रिपल्शन हो रहा होगा, मोर रिपल्शन, ठीक है, और यहाँ पे जो है लेस रिपल्शन हो रहा होगा, समझ में आ रहा है, इस डिस्टेंस की वजह से। तो इसका मतलब है कि आपका जो बॉन्ड एंगल ज़्यादा कहाँ होना चाहिए, बॉन्ड एंगल ज़्यादा यहाँ होना चाहिए H2O में, राइट। क्या ये डाटा सजेस्ट कर रहा है सही है, वो भी डाटा भी देख लेते हैं क्या है इसका डाटा, ये है इसका डाटा। सो H2O में का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 104.5 डिग्री होगा और F2O का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 102 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे अब नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं तो फ्लोरीन और वही ऑक्सीजन और क्लोरीन वाला ही चक्कर है, ठीक है, कि क्लोरीन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फ्लोरीन से, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो फ्लोरीन के पास ज़्यादा प्रेजेंट है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साइड ज़्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हो गई ना, फ्लोरीन से हम लोगों ने क्लोरीन चेंज कर दिया, राइट। तो अब डिस्टेंस कम कहाँ है, डिस्टेंस यहाँ कम है, तो डिस्टेंस अगर यहाँ कम है तो रिपल्शन यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, मोर रिपल्शन, और रिपल्शन यहाँ ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा होना चाहिए, है ना। हाँ बोलो समन्यु, क्या डाउट है, समन्यु, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ आप बोलो। सर पिछले वाले एग्जाम्पल में जो मोर रिपल्शन हो रहा है, हाँ तो वो तो सर स्विंग करेगा ना तब, क्या करेगा, अच्छा सर वो ये दोनों मतलब, अच्छा सर समझ गया, ठीक है ये, है हाँ हाँ सर इधर का इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ठीक, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। वही चीज जो है आपका O2 है, ये F2O में भी हो रहा है और Cl2O में भी यही चीज हो रहा है,
ठीक है, कि ऑक्सीजन के साइड ज्यादा रहेगा तो डिस्टेंस कम। इसका बॉन्ड एंगल क्या यही सजेस्ट कर रहा है, देखते हैं, है ना, बिल्कुल यही सजेस्ट कर रहा है, राइट। ठीक है, इसमें एक और चीज मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम जब चेंज हुआ हमारा, तो इसका चेंज जो है इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दिया कि 104 से 102 डिग्री चेंज हुआ, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, 2 डिग्री 2.5 डिग्री का चेंज है, ठीक है, 2.5 डिग्रीज का चेंज है। यहाँ पे अगर चेंज देखो तो यहाँ का चेंज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 102 से लेकर के 10111 डिग्रीज तक का चेंज है, राइट। इसमें एक और फैक्टर भी ऐड होता है, ठीक है। सो नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा चेंज क्यों आया है, तो इसका जो रीजन है, दैट रीजन इज द साइज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के साइज की वजह से भी ये फैक्टर जो है वो आपका काम करता है कि क्लोरीन जो है आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और इसकी वजह से जो आपका बॉन्ड एंगल है उसमें भी बहुत एक ड्रास्टिक चेंज दिखता है 102 से लेकर के 111 डिग्री तक, ठीक है। तो ये रीजन भी हम लोग जो है वो दे सकते हैं। नीचे वाला आप बताओ क्या होना चाहिए, NH3 और NF3 वाला किसका ज्यादा होना चाहिए? NH3 ग्रेटर होगा। NH3 ग्रेटर होगा, नहीं तो इसमें भी आप लोग यही देख रहे हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाइट्रोजन के पास रहेंगे, बिल्कुल। तो इस हिसाब से इसका वैल्यू भी देख लेते हैं, क्या है इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू है, ठीक है। आपको याद नहीं रखना है ये चीज, मैं बस आपके हेल्प के लिए बता रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर जो है आपको ज्यादा डाउट ना हो, ठीक है। तो इसमें NH3 का ज्यादा। नीचे वाला देखिए कि अगर मान लो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि सराउंडिंग एटम्स चेंज कर रहे थे, अगर मान लो मैंने सेंट्रल एटम चेंज कर दिया, तो अभी भी अप्रोच हमारा वही रहेगा, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख करके जो हम लोग आंसर कर सकते हैं। अब ये बताइए NH3 और PS3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? अभी भी जो है आपका NH3 का जो है बॉन्ड एंगल वो ज्यादा होगा, ठीक है। जो PS3 बोल रहा था मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों ऐसा है। अभी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फास्फोरस, क्योंकि जैसे आप नीचे आते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका डिक्रीज कर जाता है, राइट। तो नाइट्रोजन के पास ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, और हाइड्रोजन फास्फोरस में हाइड्रोजन और फास्फोरस के बीच में रहेगा, तो इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया, इसलिए जो आपका बॉन्ड एंगल है वो NH3 का ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। सो इसका वैल्यू भी देख लेते हैं क्या वैल्यू है। ठीक है, तो आपका देख सकते हो ये 109 107 डिग्रीज के आसपास होता है और ये 94 डिग्रीज के आसपास होता है, ठीक है। ये जो एक साइन बनाया मैंने, दिस इज क्लोज टू दैट, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग CO3 2 माइनस और H2C, इसमें आप क्या करें, किसका ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल? सेकेंड वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, रीजन? सर O के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो वो, लेकिन वो दोनों दोनों केस में सिमिलर है ना, नहीं लगता? मतलब आंसर नॉर्मली हम लोग कर रहे हैं तो सिमिलैरिटी पे आंसर थोड़ी करते हैं हम लोग, डिससिमिलैरिटी पे करते हैं। नॉर्मली जैसे जाते हो किसी दुकान में या फिर कहीं गारमेंट खरीदने के लिए या टी शर्ट खरीदना है, तो यू सी की कौन सा कलर देख रहे हैं, तो डिफरेंसेस, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन तो सेम है, राइट। देखो मैं वैल्यू बता देता हूँ, आप सोचना क्या है। ठीक है, सेकंड वाले का जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा होगा, फाइन। और जैसा कि हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज इसके बारे में डिस्कस करी है CO3 2 माइनस के बारे में, कि ये दिस इज नॉट द करेक्ट रियल स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 माइनस। CO3 2 माइनस का रियल स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड में। ठीक है, इसमें हमने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाला था सभी बॉन्ड्स का,
तो ये बॉन्ड ऑर्डर आया था हमारा 4/3, है ना? 4/3 आया था, ये कुछ और आया था। एक पाई बॉन्ड है, 2 में बांटना है, 3 में बांटना है, 1.3, हाँ ठीक है। तो 1.33 सबका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आया था। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका पूरा एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल, दैट बॉन्ड एंगल विल बी परफेक्टली 120, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 120 डिग्री, ठीक है। अब यही चीज अगर हम लोग H2CO में देखें तो H2CO में मान लो इसको θ1 बोल देते हैं और इस एंगल को θ2 बोल देते हैं, ठीक है। आइडियली अगर हम लोग देखें तो आइडियली H2CO में आपका जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए, ठीक है, आइडियली। लेकिन अगर हम लोग वेस्पर्स थ्योरी अगर लगाते हैं तो अगर हम लोग कंपेयर करें बिटवीन θ1 और θ2 तो कौन ज्यादा होना चाहिए? अब θ1 में किसके किसके बीच में रिपल्शन है, चलो पहले ये देखते हैं। θ1 में रिपल्शन है आपका डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में, और θ2 में आपका रिपल्शन है सिंगल बॉन्ड के जगह में। तो रिपल्शन ज्यादा कहाँ है, θ1 में है कि θ2 में है? θ1 में। नहीं तो हम कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, हम ये वाला ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं जो हमने ऊपर देखा था। कहाँ गया? हाँ, ये मल्टीपल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये ऑर्डर फॉलो कर करके हम ये बता सकते हैं कि इसमें रिपल्शन ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है। सो इसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होना चाहिए, θ1 का बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? बोलो। बोलो, आ रहा है समझ में कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि θ1 में जो रिपल्शन है वो आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन, और θ2 में जो रिपल्शन है वो सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन है। तो ज्यादा रिपल्शन जो है वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का है। अगर ज्यादा रिपल्शन है तो θ1 भी ज्यादा होना चाहिए θ2 से, है ना? तो रिपल्शन विल इंक्रीज द बॉन्ड एंगल, राइट। तो θ1 जो होगा आपका वो 120 डिग्री से ज्यादा होगा, है ना? इसलिए इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर जो है वो निकालते हैं, सॉरी बॉन्ड एंगल जो है वो निकालते हैं, राइट, नॉट बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट फिर देखते हैं आप लोग, ये नेक्स्ट देखो सॉल्व करके H2O और S2O में H2O का ज्यादा होगा, नहीं? सबको ये लगता है? वो जो केस हमारा NH3 और PS3 के साथ हुआ था वहाँ ये केस भी जो है सिमिलर वैसा ही है। सेंट्रल एटम का हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है बॉन्ड एंगल का कुछ ये ऑर्डर आ रहा है, जो कि होता भी है ऐसा नॉर्मली, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, मैं आपको एक पोल दे देता हूँ, वो मैं बताऊंगा जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगा तो बताएंगे उसमें क्या होता है। इसमें कुछ केसेस है। पोल दे देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए।
ओके गोविंदा, रोहित, आप भी वही बोल रहे हो? सही है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड गोविंदा, बिल्कुल नेहा। सो पोल एंड कर देते हैं। इसमें जो है अभी हम लोगों ने वैल्यूज जो है वो देखे, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ रिजल्ट्स। सो ये मोस्ट ऑफ यू गाइज आर राइट। यहाँ पे अगर हम लोग आंसर देखें तो दैट आंसर विल बी सी। ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका इंडिविजुअल अगर मैं बॉन्ड एंगल पूछूं तो आप बता सकते हो इंडिविजुअल बॉन्ड एंगल? चलो H2S का तो ऊपर ही लिखा हुआ है, ये 92 डिग्री है। ठीक है, NH3 का कितना आया था? NH3 का आता है 107 डिग्री, चलो कोई बात नहीं। BF3 का कितना आया था? 120 डिग्री। और SiH4 का आता है 109.5 डिग्री। तो इस हिसाब से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। आप इसको ऐसे नॉर्मली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स भी कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल दे देता हूँ मैं एक। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज, smallest bond angle. So we have nitrogen, we have arsenic, we have antimony, we have phosphorus. Very good. Saurabh, Samanyu, Neha, रितम, सुप्रतीक और रोहित, आप लोगों को अपना आंसर देखना चाहिए। गोविंद आपने सॉल्व कर लिया था पहले, दैट्स गुड, बिल्कुल सही पूछा। हाँ बिल्कुल शुभंकर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस अयान, आप भी सही बोल रहे हो। सो हम लोग अल्टीमेटली चेंज कर रहे हैं द सेंट्रल एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम जो आपका है वो रिजल्ट आ जाएगा। एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि हमारे पास जो सबसे नीचे लाई कर रहा होगा एक ग्रुप में, दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू गाइज आर राइट, सम हैव आंसर्ड बी एंड ए। चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसा कि मैंने बोला, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग आएंगे तो दिस ऑल द सेंट्रल एटम्स बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली। सो यू हैव नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग जाएं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अगर हम लोग लिखेंगे तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा ए, फिर डी, फिर बी और फिर सी। इस तरीके का जो है हमारे पास एक ऑर्डर आएगा, ए डी बी सी, ये ऑर्डर है। ठीक है, तो आप सेंट्रल एटम का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज करोगे तो सेंट्रल एटम से दूर जाता जाएगा। जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस में हम लोगों ने देखा था कि बॉन्ड एंगल फॉस्फोरस का और कम हो जाएगा, आर्सेनिक कम में आएंगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है, एंटीमनी में आएंगे तो और कम हो जाएगा। फाइन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चलो ऑप्शन दे देते हैं। बिल्कुल गोविंद, सही है। नेहा आपका भी सही है, वेरी गुड। आपका भी सही है शुभांकर। सर हाँ बोलो। सर यहाँ तो सर शेप्स नहीं लिखना चाहिए था सर, यहाँ तो जियोमेट्री भी है। मुझे नहीं लगता ज्योमेट्री दिया है, यहाँ तो शेप ही दिया है। नहीं, शीशा शेप होता है, ज्योमेट्री नहीं होता। सर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप भी होता है, ज्योमेट्री भी होता है, दोनों ही होता है। अच्छा रोहित, you will have to check your answer. You have to draw it out. ठीक है, और ड्रॉ कैसे करेंगे? सेंट्रल एटम देखिए, सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है यूजुअली, क्योंकि अब यहाँ पे सारे के सारे आपके नाइट्रोजन फैमिली के हैं तो 5 होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप शेप जो है वो डिफाइन कर सकते हो। सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स, दैट विल गिव यू द आइडिया। ठीक है, चलो मैं डिस्कस करता हूँ ऐसा क्या है। वैसे मोस्टली लोगों ने जो है वो सही आंसर दिया है। आई विल शेयर द रिजल्ट्स। ठीक है, चलो। सो नॉर्मली हम लोग जो है अब ऐसे करते हैं कि फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो नॉर्मली जनरली केसेस में क्या करते हैं कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है हम लोग सेंट्रल एटम को दे देते हैं कि भाई तू ही रख सारी टेंशन, जो बाकी के एटम्स हैं, सराउंडिंग एटम्स हैं, वो चार्ज क्यों रखेंगे, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऐसे केसेस में। जैसे आप CO3 2- में देखा होगा कि सेंट्रल एटम में चार्ज नहीं है। ठीक है, तो वैसा तभी केस आएगा जब सेंट्रल एटम और चार्ज नहीं रख सकता है। ठीक है, या फिर अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता है। यहाँ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, तो आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हो, इसको इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसको। ठीक है, तो PCl4+ मतलब फॉस्फोरस को प्लस चार्ज देना है। ठीक है, तो फॉस्फोरस पे प्लस चार्ज देंगे तो टोटल अब इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गया कितना, पहले था 5, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हो गया 4। ठीक है, अब ये चारों जो है बॉन्ड बना लेगा क्लोरीन से। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, हमें क्या काउंट करना है, सिग्मा और लोन पेयर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ 4 है और लोन पेयर तो 0 है। तो ये केस कैसा दिख रहा है मेरे को, CH4 जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसका जो शेप होना चाहिए वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। ठीक है, इसमें प्लस चार्ज भी एक देना पड़ेगा।
आंसर इज बी, आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जैसे PCl4 माइनस बनाना है हमें, हम लोगों को, तो PCl4 माइनस बनाने के लिए जो नेगेटिव चार्ज है वो सेंट्रल एटम को दे देता है। सेंट्रल एटम को देंगे नेगेटिव चार्ज, तो फॉस्फोरस के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब आ गए 6, पहले 5 थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे और एक लोन पेयर बच जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका एक लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आ गया इसमें 4, और लोन पेयर आ गया इसमें 1। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ज्योमेट्री होना चाहिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि इसका लोन पेयर 1 है तो इसका जो शेप होगा वो हो जाएगा आपका सीसॉ। ठीक है, तो एक लोन पेयर यहाँ, क्लोरीन यहाँ लगाएंगे, क्लोरीन यहाँ लगाएंगे, एक नीचे क्लोरीन लगेगा और एक जो है आपका ऊपर क्लोरीन लग जाएगा। सिमिलरली AsCl5 के साथ भी ऐसे ही करेंगे। आर्सेनिक के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है इन द वैलेंस शेल और वो पांचों के पांचों यूज हो जाएंगे। तो इस ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री में बस ये चेंज आएगा कि आपका लोन पेयर नहीं होगा AsCl5 में। ठीक है, आपका ऑल द बॉन्ड्स विल बी सिग्मा बॉन्ड्स, सो देयर विल बी 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड दैट्स व्हाई द shape will be trigonal bipyramidal. All right, so on that basis we can also do that. We can also find out the shapes of the molecules. ओके चलो अब नीचे नेक्स्ट आते हैं। ये टेबल तो हम लोगों ने एक्चुअली ऑलरेडी देख रखा है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी इसके लिए। नेक्स्ट वाले के लिए आते हैं। अगर मान लो कि हम इस ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की ज्योमेट्री में हम लोगों ने देखा कि एक स्पेसिफिक शेप या फिर एक स्पेसिफिक ऑर्डर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ केसेस के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि नॉर्मली जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि SF4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो SF4 के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बता दिया कि भाई जो लोन पेयर है उस लोन पेयर को आप यहाँ रखिए और फ्लोरीन को इधर रखिए और एक फ्लोरीन ऊपर जाएगा और बॉन्ड बनेगा और एक फ्लोरीन जो है आपका नीचे आकर के बॉन्ड बना लेगा। ये आपका सीशॉ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सो let me tell you one thing that in trigonal bipyramidal there are two different types of bonds. ठीक है, कौन कौन सा बॉन्ड्स है? एक बॉन्ड होता है जो कि एक ही प्लेन में है, विच इज इन द ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ठीक है, इस शेप में। और जो दूसरे बॉन्ड्स हैं वो जो इससे एक ऊपर की तरफ निकल रहे होते हैं और एक नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, राइट। तो इन बॉन्ड्स को हम लोग कहते हैं, जो रेड वाला बॉन्ड है, दैट दिस रेड बॉन्ड इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, और जो ग्रीन वाला बॉन्ड है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू वेस्पर्स थ्योरी बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारे डिफरेंसेस निकाले गए। लोन पेयर शुड एग्जिस्ट इन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, जितना भी लोन पेयर होगा दैट शुड एग्जिस्ट इन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, राइट। ये चीज कैसे आएगी हम ये डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि किसी ने ये शेप बना दिया, यहाँ पे देख सकते हो आप कि इस शेप में मॉलिक्यूल्स में जो लोन पेयर लगाया गया है वो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन में रख दिया गया है। ठीक है, और एक जगह जो है हमने इक्वेटोरियल बॉन्ड में लोन पेयर रखा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें हम सिंपली बस वेस्पर्स थ्योरी लगा देते हैं। वेस्पर्स थ्योरी के बेसिस पे आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इज एट 90 डिग्री विद द बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं जो कि 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 बॉन्ड्स आर इन रिपल्शन ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर विच इज एट 90 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन अब आप ये स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में आपको 2 ही बॉन्ड दिखेंगे,
जो कि 90 डिग्रीज पे है, तो यहाँ पे कम रिपल्शन होना चाहिए। 2 लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन ऑफ 90 डिग्रीज। तो अगर इसमें कम रिपल्शन है तो इसका मतलब है दिस इज मोर स्टेबल, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर this statement that whenever lone pair is coming, या फिर whenever there is an existence of a lone pair in trigonal bipyramidal shape या trigonal bipyramidal geometry, the lone pair should be kept at equatorial bonds, not at axial bonds, ठीक है? सिमिलरली एक और जैसे एग्जांपल, मान लो कि हमारे पास दो लोन पेयर्स आ गए, तो दो लोन पेयर्स आ गए तो क्या करेंगे? तो उन दोनों लोन पेयर्स को भी हम लोग जो है इक्विटोरियल बॉन्ड्स में रखेंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एक केस बना करके आपको दिया है, ये लोन पेयर दोनों इक्विटोरियल बॉन्ड्स में है। एक लोन पेयर मान लो इक्विटोरियल में रख दिया, एक एक्सियल में रख दिया, और दोनों जो है हमने एक्सियल में रख दिया, राइट? तो यहाँ से आपको ये दिखेगा कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन आपका कहाँ ज़्यादा है। यहाँ पे आपके जो है टोटल 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड्स जो है वो 90 डिग्री पे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3, ठीक है, 3 90 डिग्री पे है, लेकिन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में भी 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री लोन पेयर ये भी तो है। और यहाँ पे लोन पेयर कितना है? 120 डिग्री। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दिखेगा ऑफ 90 डिग्री, ऊपर से 3 और नीचे से 3। तो आउट ऑफ ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर्स, दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है एट 90 डिग्री, एंड द लोन पेयर रिपल्शन इज ऑल्सो लेस, क्योंकि वो 120 डिग्रीज पे है, राइट? तो यहाँ से एक स्टेटमेंट ये आता है, वो स्टेटमेंट लिख लो कि इन trigonal bipyramidal geometry, lone pair or more electronegative more electronegative lone pair bipyramidal geometry, lone pair must occupy इक्विटोरियल पोजीशंस, ठीक है? मस्ट ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन। लिख लो इसको। लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं, बताओ। बोलो। हाँ सर, हो गया। ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं आपको एक क्लासिकल तरीका बताता हूँ हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया पहले भी, जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे प्रीवियसली, PCl4 प्लस PCl4 माइनस वाला। तो इसमें यही है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर आपको दिखता है और सेंट्रल एटम आपका थर्ड पीरियड या उससे नीचे है, तो वो चार्ज जो है आप सेंट्रल एटम को दे दीजिए। उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके उसके हिसाब से ज्योमेट्री निकाल लीजिए। ठीक है, तो जैसे ICl है, अब ICl का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि आयोडीन में कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है। तो आयोडीन में टोटल 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन को कितना चाहिए? एक चाहिए होगा क्लोरीन को, 7 में से एक चाहिए होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बच गया कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्चुअली। ठीक है, तो आयोडीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे और वो उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे दिया। तो इसका शेप हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? ICl और आयोडीन में 3 आपके लोन पेयर्स, राइट। तो ओवरऑल अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन में हमारे पास आ गया 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर्स। इसका शेप क्या होना चाहिए या ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? पहले ज्योमेट्री देख लेते हैं, ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, बताओ। देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि कभी भी आपके पास ऐसा है कि ज्योमेट्री नहीं पता चल रहा, तो ये चीज फॉलो करो कि काउंट टोटल सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर इन सेंट्रल एटम। ठीक है, ये कर लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? अगर सिग्मा लोन पेयर आया आपका 2, तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा लीनियर। और सिग्मा प्लस लोन पेयर आपका आया 3। मैं इसमें कॉम्बिनेशन अभी नहीं बना रहा हूँ, जैसे आपका कॉम्बिनेशन ऐसा भी आ सकता है कि सिग्मा प्लस लोन पेयर का 2 है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक सिग्मा हो एक लोन पेयर हो, या दोनों सिग्मा हो 0 लोन पेयर हो। ठीक है, ऐसा सिर्फ लोन पेयर की बात नहीं करेंगे, राइट, वो एक अलग केस हो जाएगा बिल्कुल। सिमिलरली अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 है तो इसका मतलब तीनों सिग्मा हो सकता है, या 2 लोन पेयर हो सकते हैं, एक सिग्मा हो सकता है। ठीक है, उस हिसाब से। तो मैं बस ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, शेप विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबल लोन पेयर्स। तो अगर 3 है तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। अगर 4 है तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अगर 5 है तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 है तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा। 7 है तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल के बाद क्या आता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मैं बताऊंगा, ये डिस्कस करेंगे हम लोग पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है। मतलब 5 पॉइंट्स ले लो, पेंटागन ले लो, पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड, पेंटागन के नीचे एक पिरामिड, ऐसा। ठीक है, तो ये हमेशा ज्योमेट्री ऐसे ही रहेगा। तो जो हमारे पास केस है ICl का, उस ICl में आप ये देखो कि कितना आया है समेशन। कौन सा समेशन की बात कर रहे हैं हम लोग? सर हाँ,
तो स्क्वायर बेस बाइपिरामिडल किसमें होगा? ऑक्टाहेड्रल में हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। तो आईसीएल का जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो आईसीएल का स्ट्रक्चर कैसा था? ये स्ट्रक्चर था आयोडीन और क्लोरीन, और आयोडीन के पास 3 लोन पेयर, ठीक है। तो टोटल सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर हम लोग देखते हैं तो कितना है ये? सिग्मा है आपके पास 1 और लोन पेयर है आपके पास 3, टोटल 4 है। तो ज्योमेट्री क्या होना चाहिए इसका, बोलो? टेट्राहेड्रल होना चाहिए। टेट्राहेड्रल तो ज्योमेट्री हो गया, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा इसका लीनियर। वो बोर्ड दिखाना है क्या? अच्छा, ये हाँ सर, हो गया ना? नेक्स्ट आ जाइए, XeO2F2, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? वही सेम स्टेप्स देखिए, सेम स्टेप्स फॉलो करिए। जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोलो, जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स? 8 है ना? तो जेनॉन के पास टोटल हो गया 8, राइट। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं। तो 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 4 चला गया, ठीक है। फ्लोरीन को कितना चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 है तो 2 चले गए, मतलब 2 फ्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में चले गए। तो टोटल इसमें जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो बचे 2, राइट। हमारे पास जो बॉन्ड्स बने वो बॉन्ड्स बने, ठीक है। तो जैसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो 1 सिग्मा बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई बनेगा, ठीक है। तो इसमें से आपका 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा ना ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, राइट। और यहाँ पे जो है आपका 2 सिग्मा बनेगा, राइट। तो अब अगर हम लोग जेनॉन के बारे में बनाए तो पहले तो एक रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद ज्योमेट्री वाइज कर लेंगे कि जेनॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, और एक जो है आपका यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो ध्यान रहे हम लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, हम लोग पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते, ठीक है। हम लोग जो है जब हम लोग ज्योमेट्री निकाल रहे होते हैं तो उसमें पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है इसमें? 4 सिग्मा दिख रहा है, और लोन पेयर दिख रहा है 1, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो ये इसका ज्योमेट्री हो जाएगा। आपका लोन पेयर जो है, दैट लोन पेयर शुड एग्जिस्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। शेप इसका हो जाएगा सीसो, नहीं यही होता था शेप।
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गया XeF2 का, देखिए बना करके XeF2। कितना सिग्मा बॉन्ड आएगा इसमें? दो सिग्मा बॉन्ड आएगा। और लोन पेयर कितना आएगा? 3 लोन पेयर आएगा। सिग्मा बॉन्ड आ गया 2, और लोन पेयर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, राइट, बिल्कुल। तो अब इसका हम लोग ज्योमेट्री बनाएंगे। तो जेनॉन में 3 लोन पेयर है, तो तीनों लोन पेयर को हम लोग जो है इक्वेटोरियल पोजीशन में रख देंगे, और एक फ्लोरीन नीचे और एक फ्लोरीन ऊपर, है ना। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब इसका जो हम लोग शेप है वो शेप बोल सकते हैं, शेप इज लीनियर। जैसा दिख रहा होगा वैसे बोलेंगे, है ना, जो दिख रहा है वही बोल रहे हैं। नेक्स्ट वाले का देखिए I3 माइनस का। कितना कितना? 8 लोन पेयर। मैं सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, सॉरी वेस्पर्स थ्योरी जो है वो सेंट्रल एटम पे डिपेंड करती है। सेंट्रल एटम का बताओ, तभी बता पाएंगे। सेंट्रल एटम में लोन पेयर्स कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? ये बताइए। हाँ, आए कुछ या नहीं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि सेंट्रल एटम कौन है I3 माइनस में? ये तो बहुत इजी है यार, आयोडीन। I3 माइनस में आयोडीन है सेंट्रल एटम, ठीक है। अब टोटल मॉलिक्यूल के पास जो है एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, मैंने देखा नेगेटिव चार्ज है, बढ़िया, ठीक है। अब वो नेगेटिव चार्ज ये कहाँ रखे हैं? नेगेटिव चार्ज क्या करते थे? नेगेटिव चार्ज को सेंट्रल एटम को देते थे ना, कुछ ऐसा करते थे, राइट। अब मैं देख रहा हूँ सेंट्रल एटम जो है हमारा 3rd पीरियड या उससे नीचे है, तो एक्सपेंडेबल ऑक्टेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेंडेबल ऑक्टेट है, तो आयोडीन को एक नेगेटिव चार्ज दे दिया। आयोडीन के पास पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स और एक एक्स्ट्रा आया तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और आयोडीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मैं दूसरे आयोडीन्स की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल एटम को नहीं, दूसरे आयोडीन्स के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 आयोडीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो टोटल बच गया 6।
तो टोटल लोन पेयर कल कितना आ जाएगा, 3 लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर्स आ जाएंगे, है कि नहीं? राइट, तो इसका जो ज्योमेट्री हो क्या हो गया, बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? हमारे पास आयोडीन है ना सेंट्रल एटम, तो नेगेटिव चार्ज मैंने आयोडीन को दे दिया, ठीक है। चलो फिर से करते हैं ये काम, नेगेटिव चार्ज आयोडीन को दे दिया, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आयोडीन के पास, 8। जो बाकी के 2 आयोडीन्स बचे हैं उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, मतलब पर एक चाहिए ना, हाँ। ठीक है, तो सेंट्रल आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 6। 2 तो वो शेयर कर चुका है दूसरे आयोडीन के साथ, तो 3 लोन पेयर आए, 3 into 2, और सिग्मा बॉन्ड कितना आया, 2 आयोडीन के साथ बना रहे हैं, तो आयोडीन ने एक आयोडीन जो है इधर दिया और एक आयोडीन दूसरे को दिया और बच गए आपके 3 लोन पेयर। ऐसे ही रफ अभी बना रहे हैं अभी, ठीक, बाद में देखेंगे ज्योमेट्री वाइज, ठीक है। तो दो लोन पेयर हो गया, 3 लोन पेयर हो गया, 2 बॉन्ड पेयर हो गया, इसका ज्योमेट्री क्या आना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो 3 लोन पेयर है, तो दीज लोन पेयर शुड एग्जिस्ट, एक्सियल में रखें कि इक्वेटोरियल में रखें, कहाँ रखें, इक्वेटोरियल में रखें, तो तीनों को इक्वेटोरियल में रखा और बाकी के 2 आयोडीन्स को हम लोगों ने एक्सियल पर रख दिया। ठीक है, और आई पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट आते हैं SF2Cl2, SF2Cl2, इसका देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड आएगा और कितना लोन पेयर आएगा, चार सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर आएगा, राइट। दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ SF4। तो सल्फर के पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टोटल 6 हैं, फ्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 में से जो आपके चारों हैलोजेंस है वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके ले जाएंगे, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो सिग्मा बॉन्ड आया 4, लोन पेयर आए 1। तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। I3 का जो, अच्छा शेप नहीं लिखा था ना हमने I3 का जो शेप होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। अब सल्फर का लोन पेयर कहाँ रखना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में, फिर क्लोरीन इधर, फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन बचा हुआ ऊपर, ठीक है। सर एक्सियल में क्लोरीन को भी रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मैं सोच ही रहा था कि कोई तो पूछे मुझसे ये का। देखो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसा होता है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन
आप लोगों को पता है कि टेट्रागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर किसी ने पढ़ा हो तो, केमिकल बॉन्डिंग? नहीं, क्योंकि आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है तो आई गेस कि मैं अभी अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल के लिए ये देख लो कि वो जो हमने एक स्टेटमेंट लिखा था ना कि लोन पेयर शुड एग्जिस्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, उसमें एक और स्टेटमेंट ये भी आया है कि ये भी ऐड कर लो, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या है ये, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom occupy axial position। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है हमेशा एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, क्लोरीन हमेशा, या फिर ऐसे जो कहीं भी केस आ जाए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको आप एक्सियल पोजीशन पे रखोगे। ठीक है, इसको वेस्पर्स थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? वो कर तो सकते हैं, ठीक है, देखो करने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हाइब्रिडाइजेशन पे तक रुकना पड़ेगा। देखो नॉर्मली क्या है कि अगर हम दोनों स्ट्रक्चर्स प्लॉट करते हैं, हमारे पास SF2 और Cl2, और एक स्ट्रक्चर आपने जैसे ऐसा बोला, मैं दोनों जगह क्लोरीन रख ले रहा हूँ, ऊपर भी क्लोरीन है और नीचे भी क्लोरीन है, फ्लोरीन को हम इक्वेटोरियल पोजीशन में ले आए हैं। ठीक है, ऐसा। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो फ्लोरीन के साइड ज़्यादा रहने चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्लोरीन में अगर आप देखोगे तो क्लोरीन सल्फर के थोड़ा नज़दीक रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस पॉइंट ऑफ, ठीक है, कि इन रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन SF बॉन्ड, HCl में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी मोर क्लोजर टू सल्फर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दैट इज मोर क्लोज टूवर्ड्स फ्लोरीन, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दैट इज मोर क्लोज टूवर्ड्स सल्फर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, हमारा जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा ना एट 90 डिग्री, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एट 90 डिग्री, ठीक है, वो किस में ज्यादा होगा आप ये बता सकते हो क्या? फर्स्ट वाले में ज्यादा होगा या सेकेंड वाले में ज्यादा होगा 90 डिग्री पे जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन? अगर नहीं चमक रहा है तो ये ऐसा देखो कि इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा कि इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, बोलो। फर्स्ट वाले का डिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना, फर्स्ट वाले का डिस्टेंस ज्यादा होगा सेकेंड वाले के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सेकेंड वाले में तो क्लोरीन और सल्फर के बीच का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा क्लोज आ गया है सल्फर के, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई है। ठीक है, तो अभी ये रिपल्शन जो है आपको बढ़ गया, कहाँ पे बढ़ गया? सेकेंड वाले में रिपल्शन बढ़ गया। ठीक है, तो इस यही एक रीज़न है, वन ऑफ द फ्यू रीजंस, कि जो हम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको हम चाहते हैं कि दिस इज मोर रिपल्शन। ठीक है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम लोग जो है वो एक्सियल पोजीशन में रखते हैं, ताकि हमारा जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो ज़्यादा। ठीक है, इसका एक एक्सप्लेनेशन का एक और एंगल आएगा जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करेंगे, तो उस टाइम में मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल के लिए तो वेस्पर्स थ्योरी से ही काम चलाते हैं। चलो नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट आ गया आपका जैसे SFClBr2। अब इसमें क्या करें बताइए, एक्सियल में कौन कौन से बॉन्ड रखे हैं हम लोग, कौन कौन से एटम?
फ्लोरीन और क्लोरीन ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर इसका हम लोग अगर शेप ड्रॉ करते हैं, एक बार आप ड्रॉ करके देखो तो कैसे बनेगा इसका ज्योमेट्री, SFClBr2। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होगा ज्योमेट्री, और शेप आपका जो है सीशॉ हो जाएगा। नहीं तो जो शेप आपने बनाया है ज्योमेट्री, वो सल्फर पे एक लोन पेयर, फिर फ्लोरीन ऊपर या फ्लोरीन नीचे, और क्लोरीन ऊपर या क्लोरीन नीचे, ऐसे भी कर सकते हैं। और ब्रोमीन जो है वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में लाइक रहे। फिर SFClBri, इसका कैसे ड्रॉ करें, कौन कौन सा एक्सियल पोजीशन में होगा और कौन कौन सा इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा? हाँ, FCl, I और Br आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा, तो सल्फर लोन पेयर Bri Cl, SCF4 का ड्रॉ करके देखिए। सिलिनियम का बैलेंस कितना है? ऑक्सीजन फैमिली का है। एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर आएगा, बिल्कुल सही। तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। तो SF4 जैसा स्ट्रक्चर होगा इसका। अभी भी जो है इसका शेप वो सीसॉ है। हाँ, शेप क्या शीशा होगा? सीसॉ होगा, बिल्कुल बिल्कुल। शेप में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके लोन पे इस पे डिपेंड करेगा शेप। BrCl2f, ये ड्रॉ करके देखो तो क्या है। दो ही सिग्मा बॉन्ड, 3 एटम है यार, 3 एटम में 2 सिग्मा बॉन्ड कैसे हो जाएगा? हाँ, 2 लोन पेयर और तीन सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो इसका भी ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, राइट। तो ब्रोमीन के पास 2 लोन पेयर, और एक्सियल में कौन सा बॉन्ड रखें हम लोग, क्लोरीन की फ्लोरीन? हाँ, एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन जो बचा हुआ है, और एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा इसका शेप क्या हो गया? नहीं, सीसॉ तब होता है जब एक लोन पेयर रहता है। अभी इसका हो गया टी शेप, ठीक है। ये टेबल देखिएगा, जो टेबल हम लोगों ने ऊपर देखा था, ऑन दैट बेसिस हम लोग शेप डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, ये वाला जो है आपका, एक बार और हम लोग जो है इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब स्टार्ट करेंगे
तो उसमें मैं दिखा दूंगा कैसा होता है। उसमें हम लोग एग्जांपल्स से शेप के बारे में पढ़ेंगे, इतने एग्जांपल्स कर ही लेंगे कि शेप हमें याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करते हैं, अभी के लिए तो इतना ही कर रखते हैं। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज 1 जो है वो ट्राई कर सकते हो केमिकल बॉन्डिंग का, देखना कौन कौन सा क्वेश्चन होता है, जो नहीं होता है उसे जस्ट मार्क इट आउट। जब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे उसके बाद एक बार और ट्राई आप लोग करके देखना। ठीक है।